गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि और आप लोग भी जान रहे हो, चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो पिछले वाले सारे वीडियोस हैं वो आपने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा और फर्स्ट टाइम ई कॉमर्स जोन को आप देख रहे हो तो डोंट वरी, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज, चाहे वो अकाउंट हो, बीएमटी आई थिंक सो, एसवीपीडी पब्लिकेशन से सर ने, अजय सर जो हैं वो अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है आपका एपी जो है वो ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट कर दिया। वो शायद जीपी स्टार्ट करने वाले हैं, सेकेंड चैप्टर। ठीक है, तो आपका इंग्लिश भी है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। अकाउंट, इको, बीएमटी और इंग्लिश सारा प्लेलिस्ट में है। टॉपिक बाय टॉपिक वहाँ पे दिया हुआ है, आप आराम से वहाँ पे फाइंड आउट करके सीरीज़ बाय देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप आए हैं इस चैनल पर तो मैं आपको बोलना जरूर चाहूँगी कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप बेल आइकन पर प्रेस कर लोगे जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को आप शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है, हमने कहा था कि इसको मैं वाइट बोर्ड पे भी समझाऊंगी, लेकिन एक बार पहले बुक को कवर कर लेते हैं विद थ्योरी, उसके बाद वाइट बोर्ड पे बताएंगे। ठीक है, चलो हमारा जो टॉपिक है आप देख सकते हो, वेयर इज़ माई फिंगर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, उत्पादन संभावना वक्र। ये जो उत्पादन लिखा है दैट इज़ प्रोडक्शन, संभावना दैट इज़ पॉसिबिलिटी, वक्र दैट इज़ कर्व। तो ये क्या है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रेखीय प्रदर्शन से, यानी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इसको हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी थ्योरी जान लेते हैं। क्योंकि यहाँ तो आपको सारा कुछ बना बनाया आपको ग्राफ दिखने वाला है, जब मैं व्हाइट बोर्ड पे बताऊंगी तो और अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है, उत्पादन संभावना वक्र में निहित मान्यताओं, मैंने 4 मान्यताएं पढ़ाए थे आपको, और विशेषताएं भी मैंने आपको 2 पढ़ाए थे, के आधार पर इस वक्र का रेखीय प्रदर्शन किया जाता है। आपको भूलना नहीं है, जो मान्यता है इसकी जो 4 है वो 4 आपको दिमाग में हर हाल में रखना है। जो इसकी विशेषताएं हैं वो भी आपको दिमाग में रखना है, और उसी के बेस पर ये जो ग्राफ है, ये जो आप जो रेखीय प्रदर्शन करेंगे, डायमेट्रिक जो आप बनाइएगा, जो डायग्राम इसका जो बनाओगे उसी के बेस पे बनाओगे। जो उसकी अजम्पशन है और जो उसका विशेषता है उसी के बेस पे बनाना है। अब देखो क्या बोलता है आगे, दिए गए साधनों का उपयोग करते हुए, दिए गए साधन, जो साधन आपको दे दिया गया है, जैसे पूंजी दे दी गई, आपको श्रम दे दिया गया, आपको भूमि दे दी गई, जो भी साधन आपको या कोई भी तकनीक आपको दे दी गई है, जो भी साधन आपको दे दिया गया है, दिए गए साधनों का उपयोग करते हुए अर्थव्यवस्था 2 वस्तुओं के अनेक संयोग दर्शाने वाली उत्पादन विकल्पों, यानी कि प्रोडक्शन ऑप्शंस को प्राप्त करने में सफल हो सकती है। कहने का मतलब है, जो भी साधन आपके सामने दिए गए हैं उसका आपको उपयोग करना है। और अर्थव्यवस्था में, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि हमें यहाँ पे 2 वस्तु लेके चलना है, अजम्पशन भी हमारा था 2 वस्तु। तो हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी वस्तु हैं, 2 वस्तु। उन 2 वस्तु का आपको बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनाना है। वही बोला जा रहा है, अनेक संयोग दर्शाने वाले उत्पादन विकल्पों, यानी कि प्रोडक्शन ऑप्शंस। बहुत सारा ऑप्शन, मतलब बहुत सारा जब कॉम्बिनेशन बनेगा ना तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, कि हम इतना इतना इसको करेंगे, इतना इतना हम इसको करेंगे, इतना इतना हम इसको करेंगे। आप टेबल वाइज भी समझ जाओगे। ठीक है, नीचे दिखेगा आपको। उदाहरण के लिए कहता है कि यदि 2 वस्तु, एक गेहूँ है जो उपभोक्ता वस्तु है, दूसरा मशीन जो कि पूंजीगत वस्तु है, का उत्पादन किया जाए, तो मतलब एक तरफ हमने गेहूं ले लिया, दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया, मशीन। अब देखिए यहाँ पे एक, जो भी आपके पास साधन उपलब्ध है उस साधन से आप क्या उत्पादन करने जा रहे हैं, गेहूं और मशीन। ठीक है, तो पहला विकल्प यह हो सकता है कि संपूर्ण साधनों का प्रयोग केवल गेहूं उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन में किया गया हो। ऐसी अवस्था में मशीन, यानी कि पूंजीगत वस्तु का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है। पहला लाइन आप बहुत ध्यान से देखिए, जो भी साधन है आपके पास, पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है
कि जो भी आपके पास साधन है वो पूरा का पूरा साधन 100% वो साधन आप केवल गेहूं का उत्पादन करने में लगा देते हो। तो जब 100% आप पूरा का पूरा साधन गेहूं उत्पादन करने में लगा दीजिएगा तो ऑब्वियसली आपका मशीन का उत्पादन तो होगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ज़ीरो पे रहेगा ना, ठीक है। फिर 2 नंबर पर आप आइए, दूसरा विकल्प है, दूसरा ऑप्शन आपको ये मिलता है कि यह हो सकता है कि समस्त प्रयोग केवल मशीन के लिए किया गया हो, तब गेहूं का उत्पादन बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम पूरा का पूरा साधन सिर्फ गेहूं पूरा का पूरा साधन हम मशीन पर लगा दें और हम गेहूं पर 1% भी नहीं लगा रहे, मतलब पूरा का पूरा यानी कि 100% साधन हम मशीन का उत्पादन करने में लगा देंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, गेहूं का जो उत्पादन होगा वो हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि हमने 1% भी साधन यूज़ ही नहीं किया, हमने 100% मशीन पर यूज़ किया है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने यह आता है कि अर्थव्यवस्था में कुछ साधन का उपयोग गेहूं के उत्पादन में और शेष साधनों का प्रयोग मशीन के उत्पादन में करें। ऐसा भी थर्ड ऑप्शन आपके सामने आ सकता है कि मान लीजिए जो आपके पास साधन दिया गया है उस साधन में से कुछ साधन आप उपयोग कर रहे हैं गेहूं के लिए, और जो बचा हुआ साधन है उसका प्रयोग और उपयोग कर रहे हैं किसका उत्पादन करने के लिए, मशीन का उत्पादन करने के लिए। तो ये 3 आपको तो माइंड में सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझने का पूरा कोशिश करें। इस तरह के आपके सामने ऑप्शन आता है अर्थव्यवस्था में कि आप किस चीज़ का उत्पादन करना चाहते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल आपको दिख रहा है, एग्जाम में भी आपको टेबल ऐसे ही बनाना है, एकदम सेम सिमिलर। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि ये जो अंक लिखे हैं 0 1 2 3 4 और यहाँ पे 50 45 35 20 0 जो लिखे हैं आप यही सेम टू सेम लिखिएगा। ये कॉम्बिनेशन करना ज़रूरी नहीं है, सेम टू सेम, इसको रट्टा नहीं मारना कि ये किताब में 50 लिखा है तो हम भी 50 एग्जाम में लिखेंगे। आप बस कॉम्बिनेशन को समझो। आप सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, इसमें क्या कॉम्बिनेशन होता है कि गेहूं जो है उसका उत्पादन यहाँ पर 0 हो रहा है और मशीन की जो इकाई का उत्पादन है वो कितना है, 50,000 इकाई उत्पादन होता है। क्यों यहाँ पे 0 और क्यों यहाँ पे 50, तो आपने जस्ट ऑप्शन पढ़ा था दूसरा वाला जहाँ पर गेहूं पर हमने एक भी साधन उपयोग नहीं किया, पूरा का पूरा हम उपयोग और प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं, मशीन पे कर रहे हैं। इसलिए ये ऑप्शन आपके सामने, यानी कि ये 0 और 50 का कॉम्बिनेशन बना, 0 और 50 का क्या बन रहा है, कॉम्बिनेशन। हिंदी में आप इसको संयोग कह सकते हैं, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन क्या है कि देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 लाख टन गेहूं का उत्पादन हो रहा है और 45,000 इकाई जो है वो मशीन का उत्पादन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि कुछ साधन आपने इस्तेमाल किया है गेहूं में, लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में जो साधन आपने इस्तेमाल किया है वो किस में किया है, मशीन में। यानी कि मान के चलिए अगर 100% साधन है उसमें से आपने 70% या 75% के आसपास जो साधन है वो उपयोग किया मशीन के लिए, और शेष जो साधन बचा हुआ था वो आपने उपयोग गेहूं के लिए किया है, ठीक है। इसी तरह से देखो यहाँ पे 2 हो गया, 2 लाख टन। अब आप देखिएगा गेहूं का जो उत्पादन है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और जो मशीन का जो उत्पादन है वो क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। यानी मशीन जो है धीरे धीरे अपने साधन को कम करते जा रहा है, अपने साधन को त्याग रहा है, और गेहूं का जो साधन है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसीलिए इसका उत्पादन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 लाख टन यहाँ पे उत्पादन होता है और यहाँ पे कितना होता है, 35। यानी कि मान के चलिए यहाँ पे लगभग आपका मतलब 55% के आसपास साधन यूज़ होता होगा। सपोज़ मान लो कुछ साधन आपके यूज़ हुए और उसके बाद क्या जो रेस्ट साधन जो बचे हैं वो किस में यूज़ हो रहे हैं, गेहूं में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि 3 लाख टन यहाँ पे गेहूं का उत्पादन हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 20,000। मान के चलिए यहाँ पर आपका जो है हार्डली 30% या 25% आपका जो साधन है वो उपयोग हो रहा है मशीन के लिए, और लगभग 75% जो साधन है वो प्रयोग हो रहा है गेहूं के लिए। तो इसकी मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई, और इसकी मात्रा क्या हो गई, घट गई। अब एक ऐसा समय आता है
ई ऑप्शन आपका जो है एक ऐसा समय आ जाता है यहाँ पर कि गेहूं का जो है उपभोक्ता 4 लाख टन हो जाता है और मशीन यहाँ पे 0। यानी कि ई ऑप्शन में क्या होता है, जो हमने पहला वाला पढ़ा था उसमें, यानी कि पूरा का पूरा साधन का प्रयोग जो है, उपयोग जो है वो पूरा का पूरा किस पर हो रहा है, गेहूं में हो रहा है और 1% भी मशीन पर नहीं हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। ये ए ऑप्शन का ये कॉम्बिनेशन, बी ऑप्शन का ये कॉम्बिनेशन, सी ऑप्शन का ये कॉम्बिनेशन, डी का 3 और 20 का कॉम्बिनेशन है, ई का 4 और 0। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आप गेहूं और मशीन ही का ऑप्शन ले सकते हैं, कपड़ा भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं इसी को रट्टा करना, बट आपको कॉम्बिनेशन समझ में आनी चाहिए। आप देखिए धीरे पहले स्टार्टिंग में मशीन का जो उत्पादन था वो ज़्यादा था, धीरे धीरे इसका उत्पादन क्या होते गया, घटते गया। और गेहूं का जो उत्पादन था वो 0 था, धीरे धीरे इसका उत्पादन क्या होते गया, बढ़ते गया। यानी कि इसकी साधन जो है जैसे जैसे घटाई गई वैसे वैसे इसका उत्पादन भी घटते जा रहा है, और इसका साधन जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इसका उत्पादन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस बेसिक नॉलेज को आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे ये टेबल यहाँ बना हुआ है तो टेबल को आपको डिस्क्राइब करना है, उल्लेख करना है कि हाँ टेबल में क्या क्या बोला जा रहा है, तो कैसे बोलते हैं ये भी आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। ये नहीं बस टेबल बना के हम आ गए। तो देखो कैसे इस किताब में समझाया है, मैं बताती हूँ, देखिएगा अपने ये पर स्क्रीन पर, मैं थोड़ा टर्न कर रही हूँ यहाँ पे। क्या कहता है, उपयुक्त तालिका से ज्ञात होता है कि ये जो आपके उत्पादन संभावना जो सेट थे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो सेट था, या फिर प्रोडक्शन ऑप्शन जो टेबल था, सारणी बोलो या तालिका बोलो इसको, ठीक है। तो इसमें जो तालिका है, इस तालिका में क्या बताया जा रहा है कि उपयुक्त तालिका से ज्ञात होता है कि यदि ए विकल्प का उत्पादन किया जाए, यानी कि जो आपका ऑप्शन था उत्पादन किया जाएगा तो केवल 50,000 इकाई मशीनों का उत्पादन होगा, परंतु गेहूं का उत्पादन 0 होगा। हमने जस्ट उसको ही पढ़ा, गेहूं का उत्पादन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब इसके विपरीत यदि ई, ये पहला वाला विकल्प आपको बता रहा है ए नंबर का, दूसरा क्या बता रहा है, ई विकल्प सबसे नीचे वाला का उत्पादन अगर किया जाएगा तो केवल 4 लाख टन गेहूं का उत्पादन होगा, परंतु कपड़े का कोई उत्पादन नहीं होगा। आप यहाँ पे देखिए ई जो विकल्प है यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा तो केवल 4 लाख टन गेहूं का उत्पादन होगा, परंतु कपड़े का कोई उत्पादन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो कपड़े वर्ड लिख दिया है, जबकि ये मशीन यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे मशीन यहाँ पे तालिका में लिखा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बाय द वे या तो कह सकते हो आप मिसप्रिंट हो गया है, या तो मान के चल रहा है कि मशीन से जो उत्पादन होने वाली जो चीज़ है वो कपड़ा हो सकती है, ठीक है। चलिए इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इन दोनों चरम सीमाओं के अतिरिक्त उत्पादन की कई वैकल्पिक संभावनाएं हैं। अब देखो कहने का मतलब है ए एक चरम सीमा हो गई, ई एक चरम सीमा हो गई, लेकिन इनके बीच में भी तो सीमाएं, इनके बीच में ही तो कुछ चीज़ें कॉम्बिनेशन बनी थी, इनके बीच में तो कुछ विकल्प था, बी और सी डी, क्या था, बी सी डी एक विकल्प था। तो उसी को बोला जा रहा है कि इन दोनों चरम सीमाओं, यानी कि इन दोनों के बीच में भी अतिरिक्त उत्पादन का कई वैकल्पिक संभावनाएं हैं। जैसे बी विकल्प जहाँ पे 1 लाख टन गेहूं प्लस 45,000 इकाई मशीन, अथवा सी विकल्प में 2 लाख टन गेहूं और 35,000 इकाई मशीन, अथवा डी विकल्प में 3 लाख टन गेहूं और 20,000 इकाई मशीन। आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखना भी है। उपयुक्त उसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं, रट्टा मारने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप टेबल डेरिवेशन करने समझ रहे हो, बस टेबल को देख देख के अपने शब्दों में लिखते जाना, इसको कोई याद करता भी नहीं है, ठीक है। उत्पादन की उपयुक्त संभावनाओं को एक ग्राफ द्वारा प्रकट करके उत्पादन संभावना वक्र को ज्ञात किया जा सकता है। अब जो ये तालिका बनी हुई है, जो ये 0, 1, 2, 3, 4 आपका गेहूं का लाख टन दिया हुआ है और मशीन का 50, 45, 35, 20 और 0 जो कि 1000 इकाई में जो दिया हुआ है, तो ये जो आपने तालिका बनाए हैं, इसी तालिका की मदद से आप क्या बनाओगे, ग्राफ प्रकट करोगे, ग्राफ दर्शाइएगा, ठीक है, चित्र बनाकर दिखाइएगा।
उत्पादन की उपयुक्त संभावनाओं को एक ग्राफ द्वारा प्रकट करके उत्पादन संभावना वक्र को ज्ञात किया जा सकता है। किसको ज्ञात किया जा सकता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, जो चित्र एक के द्वारा प्रकट होती है। ये चित्र आप सामने अपने बुक में देख रहे होगे, अपने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। क्या कहता है चित्र ए में? AE वक्र उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या रूपांतरण वक्र यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ही हम रूपांतरण वक्र या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहते हैं। AE, ये जो आप बिंदु यहाँ पे A देख रहे हो और यहाँ पर ये E बिंदु है, A से लेकर E तक ये क्या कहलाएगा? A से लेकर E तक ये जो कर्व, ये जो लाइन जा रही है, इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहेंगे, उत्पादन संभावना वक्र या फिर रूपांतरण वक्र कहेंगे। इस चित्र में OX रेखा पर गेहूं और OY रेखा पर मशीन को दर्शाया गया। आप जैसे कि चित्र में देख रहे हो, जैसे कि आपने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9-10 में, तो OX पर रखा गया है वीट को यानी कि गेहूं को। ऐसे आपको लिखना भी है एग्जाम में। गेहूं किस चीज़ में, आप इसका जो यूनिट है वो भी आपको दिखाना है लाख टन में। और OY यानी कि ये क्या है? मशीन है, जो कि 1000 यूनिट्स में दिखा रहा है, जिसकी यूनिट है, ठीक है। तो OY में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? मशीन को। और OX में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? वीट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी आपको लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर कैसे जानेगा कि किस चीज़ पे आप क्या दर्शा रहे हो? आपको क्लियर करना पड़ेगा ना कि OY को आपने क्या बोला है और OX को आपने क्या बोला है, ठीक है। पहला उत्पादन विकल्प 50,000 मशीनें और कोई गेहूं नहीं है। जैसा कि देखो आपने, एक सेकेंड, पहला जो उत्पादन है हमारा, ये जो गेहूं है, तो यहाँ पे ये गेहूं क्या है? 0 है। गेहूं क्या है? 0 है। बस ग्राफिकल ऑप्शन है, क्योंकि देखो यहाँ पे x मेरा क्या है? x मेरा 0 है। और आपको दिख रहा होगा, आई होप सो, x मेरा क्या है? 0 है और y मेरा क्या है? 50 है। तो आप याद करिए, जब आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते होंगे, इस तरह से अगर x y का वैल्यू दिया रहता था तो आपको ग्राफ पे प्लॉट करना कहा जाता था एग्जाम में, क्लासेस में। आप याद करिए, आप बहुत ही आसानी से प्लॉट कर लेते होंगे। x क्या है? मेरा 0 है। y मेरा क्या है? 50। आप ये पहले बिंदु प्लॉट करो, ठीक है। ये क्या है? एक बिंदु, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है? 50,000 मशीनें और कोई गेहूं नहीं। 0 है और ये 50 है। फिर क्या बोलता है? इसे चित्र में बिंदु A द्वारा व्यक्त किया गया है। ये बिंदु A के द्वारा क्या किया गया है? डिनोट किया गया है। इसी भांति B, C तथा D बिंदु गेहूं तथा कपड़ा के विभिन्न संयोगों को दर्शाते हैं। इसी भांति B, C और D भी जो है वो क्या? विभिन्न संयोगों को दर्शाते हैं। बिंदु E गेहूं पर 4 लाख टन उत्पादन और शून्य मशीन को दर्शाता है। बिंदु E में क्या होता है? देखो यहाँ पे, ये कौन सा कॉम्बिनेशन था? A का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। हम B का कॉम्बिनेशन बता देते हैं, 145। C का कॉम्बिनेशन था मेरा 2 और 35। D का कॉम्बिनेशन था मेरा 320 और E का कॉम्बिनेशन था मेरा 40। तो देखिए अभी ये 4 कहाँ पर है? X पर है ना, तो ये आपका पॉइंट होगा, ठीक है ना। और 0 कहाँ पर है? यहाँ पर। Y अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। B मेरा क्या है? X कहाँ पर है? तो ये 1 पॉइंट होगा। और मेरा 45 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो एक यहाँ पे लाइन बना, एक यहाँ पे बिंदु बना B के पास। फिर 2 मेरा X है यहाँ पर, इसका कहाँ जा रहा है? Y कहाँ जा रहा है? तो 35 यहाँ पे जा रहा है, आप देखो यहाँ पे। फिर D कहाँ पर है? 3 का कहाँ पर है? 20 के पास है। तो ये जितने पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट, आप इन पांचों बिंदुओं को के ऊपर क्या करोगे? एक लाइन, मतलब A से B को जोड़ोगे, B से C को जोड़ोगे, C को D से जोड़ोगे और D को E से जोड़ोगे। एक जो कर्व है ये इस बिंदु से बिंदु जुड़ के बन जाती है, ठीक है। इसी भांति B, C तथा D बिंदु गेहूं तथा कपड़े के विभिन्न संयोगों को दर्शाते हैं। बिंदु E गेहूं का 4 लाख टन उत्पादन और शून्य मशीन को दर्शाता है। इन सभी बिंदुओं को मिला देने से हमें AE वक्र
प्राप्त होता है। जब हमने ए से बी को, बी को सी से, सी को डी से और डी से ई को, जो हमने इस सारे बिंदुओं को हमने मिला दिया तो ए ई वक्र प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहा जाता है। चित्र में बिंदु एफ, अब ये जो एफ है ये तो क्लियर हो गया कि किसको बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ए से जो ई तक जो लाइन आ रही है सारी बिंदुओं को मिलाने पर उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब यहाँ पे एक बिंदु एफ आपको डिनोट किया जा रहा है जिसको इंग्लिश में कहता है अनअटेनेबल, अनअटेनेबल ऑप्शन हिंदी में कहता है अप्राप्त विकल्प। अनअटेनेबल जो ऑप्शन है इसका मतलब है कि ये जो ए से लेकर ई तक, ए से लेकर ई तक में ही आपने क्या किया, साधन का प्रयोग करके इतने अंदर में आपने, इसी के अंदर आपने चीज़ों को अटेन किया है, मतलब प्रयोग किया है। इसके बाहर जितने भी बिंदु हैं, जरूर जैसे कि यहाँ पे ये एफ डिनोट कर दिया, चाहो तो आप एग्जाम में यहाँ भी डिनोट करो, यहाँ भी डिनोट करो, यहाँ भी डिनोट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लाइन के बाहर जितनी भी बिंदुएं रहेंगी, लाइन के बाहर जो भी बिंदुएं होंगी वो सारे अनअटेनेबल ऑप्शंस ऑफ आउटपुट है। यानी कि आपने यहाँ पे कहीं भी आपका कोई ऑप्शन ही यहाँ पर नहीं बना जिसको आप अटेन कर पाए, प्राप्त कर पाए। समझ में आ रही है बात। तथा वक्र के नीचे का बिंदु जी साधनों के अकुशल उपयोग यानी कि अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, यानी कि ये जो जी आप देख रहे हो यहाँ पे जो पॉइंट है, तो अब ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में आप इसी जगह करोगे, आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो जी जो आपका पॉइंट है ये बता रहा है, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, इसका मतलब होता है कि इस जगह में आपने सही ढंग से साधन का प्रयोग नहीं किया है, मतलब जो साधन आपके सामने पास जो थी उसका आपने कुशलतम रूप से प्रयोग या उपयोग नहीं किया है। समझ में आ रही है बात। ये चीज़ें यहाँ बोली जा रही, इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपने रिसोर्सेज का प्रयोग यहाँ पे किया था उतनी अच्छे तरीके से आपने नहीं किया है। ठीक है, और एक लास्ट में यहाँ बोला जा रहा है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जितनी बिंदु हैं, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, ई बिंदु, ये सारे के सारे बिंदु जो हैं वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। कहने का मतलब है जो साधन है आपका, उसका उस साधन का आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कुशलतम तरीके से एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपने यूज़ किया, जिसके चलते ये अटेन कर पाया। ठीक है, तो आई होप सो आपको ग्राफ क्लियर हुआ होगा। अब इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी सारा कुछ ऑन द बोर्ड, बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और फिर से मैं बोलूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ लाइक एंड एज मच एज शेयर इट।